आज का हमारा टॉपिक है सेल रेफरेंस। तो इसको हम देखेंगे एक्सेल में सेल रेफरेंस क्या होता है और इसको समझेंगे, सिस्टम पे करके समझेंगे बेसिक कुछ कैलकुलेशंस के थ्रू कि किस तरीके से वर्क करता है सेल रेफरेंस। जो सेल रेफरेंस नाम का टॉपिक है आपका, इसको समझने के लिए आपको सिंपली एक समझना है कि सेल रेफरेंस का मतलब होता है एड्रेस ऑफ सेल। जो आपके सेल का एड्रेस होता है उसको सेल रेफरेंस कहा जाता है। ये जो सेल का नाम होता है वो क्या कहलाता है? आपका सेल रेफरेंस कहलाता है। इसको यूज करने की क्या कारण है, क्यों हम इसे यूज करते हैं? सेल रेफरेंस को यूज करने के पीछे का जो कारण है वो ये है, जब हमें किसी एक सेल को किसी दूसरे सेल से कनेक्ट करना पड़े, क्योंकि डेटा कहीं होगा और उस डेटा को कहीं दूसरी जगह पर इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पर हमें उस सेल को किसी दूसरी जगह यूज करना होता है। तो उस केस में सेल रेफरेंस लगता है, यानी कि व्हेन वी यूज और कनेक्ट वन सेल विद अदर, तो हमें ये चाहिए, रेफरेंस की भूमिका वहां पर आती है। तो वहां पर आपको सेल का नाम लिखना होता है, तभी वो रिएक्ट करता है, वरना नहीं करेगी। कनेक्ट हो जाते हैं सेल इससे। एक्सेल में सेल रेफरेंस लगाने के 4 तरीके होते हैं। तो एक एक करके इनको देखें। तो जो पहला तरीका होता है उसे हम कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस जो पहला तरीका होता है। रिलेटिव रेफरेंस कभी भी आप एक्सेल सेल में लगाएंगे तो लगाने का तरीका होता है, सबसे पहले आप कॉलम का नाम लिखते हैं और उसके बाद सेल का नंबर। पहले कॉलम का नाम लिखना है, फिर सेल का नंबर लिखना है। इस तरीके से अगर आप कहीं पर भी कोई रेफरेंस देखें एक्सेल की शीट में, किसी ने लगा रखा हो, तो आपको समझ जाना है कि वो रिलेटिव रेफरेंस है। ठीक है। अब ये कैसे रिएक्ट करता है वो सिस्टम पे प्रैक्टिकली आपको समझाएंगे। एक लाइन में बोलने की कोशिश करता हूं, जो कि समझ में अभी आएगा नहीं। ठीक है, जब सिस्टम पे देखोगे तब समझ में आएगा। तो एक लाइन में जो मैं बोलूंगा वो ये रहेगा, जब आप किसी सेल में कोई रिलेटिव रेफरेंस क्रिएट करते हो और उस सेल की पोजीशन को अगर आप मूव करोगे, तो जहां से वो रेफरेंस आपने लिया था वो रेफरेंस भी मूव होगा। याद रखिए, एक बात फिर से रिपीट करता हूं कि जिस सेल में आप रिलेटिव रेफरेंस लगाते हो और उस सेल की पोजीशन को अगर आप मूव करने लगते हो, कैसे भी करो, मूव ड्रैग करके करो चाहे कॉपी करके करो आप, तो जहां से वो कनेक्ट हुआ था वो कनेक्टेड सेल भी मूव होगा, वो भी अपनी जगह बदलेगा। इसी कॉन्सेप्ट को रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं। अब इसको सिस्टम पे समझने की कोशिश करेंगे हम। तो मैं यहां पर रेंडमली कुछ डेटा टाइप कर लेता हूं। ठीक है। तो रेंडमली नंबर्स जनरेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, रेंड बिटवीन। अब डमी नंबर जनरेट करने हैं रैंडमली, तो एक एक करने से बेहतर है इसका यूज करेंगे। ये लिख दिया मैंने, बॉटम एंड हाई वैल्यू। अब ये फॉर्मूला मुझे रेंज में एग्जीक्यूट करना है। एंटर दबाने से फॉर्मूला सेल में एग्जीक्यूट होता है और कंट्रोल एंटर दबाने से फॉर्मूला रेंज में एग्जीक्यूट होता है। फॉर्मूला फायर हो गया, हर जगह नंबर आ गया आपके पास। अब इनकी वैल्यू को लॉक करेंगे, वैल्यू को फिक्स करेंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि रेंड बिटवीन फॉर्मूला लगा हुआ है। अब एक्सेल का एक बेसिक नेचर जो कि कई बच्चों को एक्सेप्ट करने में परेशानी होगी, वो क्या होता है? एक्सेल की शीट पे जब भी कभी आप काम करते हो तो आपके एक्सेल की शीट में जितने भी फॉर्मूले लगे होते हैं वो सारे के सारे फिर से रन होते हैं। हमेशा याद रखना है बात। अब इस चीज को समझते हैं एक डेमो के थ्रू। यहां पर आप सबने देखा कि फॉर्मूला लगा हुआ है। मैं इस सेल में कहीं पर भी कोई कुछ नहीं करूंगा, मैं एक्सेल के किसी और कोने पे कुछ काम करूंगा। और एज पर माई पॉइंट जो मैंने आपको बोला कि जब भी आप एक्सेल के किसी भी हिस्से में कोई काम करते हो तो पूरी शीट में लगे हुए सारे फॉर्मूले फिर से चलते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ, अगर मैं यहां काम कर रहा हूं तो ये सारे फॉर्मूले जो यहां लगे हुए थे, हर सेल में रैंड बिटवीन लगा हुआ है, ये फिर से रन होगा। और जब ये रन होगा तो अपने नेचर के हिसाब से सारे नंबर बदल देगा। और ये आप लाइव देखेंगे, देखिए।
तो ये इस बात को जाहिर करता है। अब सवाल खड़ा होता है कि यार प्रैक्टिस करने के लिए नंबर तो ले लिए, लेकिन अगर ये नंबर ऐसे बदलेंगे तो हमें हमारा आउटपुट कैसे समझ में आएगा। तो अब ऐसे केस में हम लोग इसके ऊपर लगे हुए फॉर्मूले को हटाएंगे और इसकी वैल्यू को यहां पर पेस्ट करेंगे। समझ में आ गया? ताकि इसके ऊपर लगा हुआ फॉर्मूला हट जाए और केवल वैल्यू यहां पे लगी हुई रह जाए आपके पास। और जब आप आगे कभी इंडस्ट्री में कहीं काम करोगे और किसी क्लाइंट को कोई शीट या कोई डाटा बना के देते हो तो ये करना होता है। फॉर्मूला लगा के मत दे देना उसको, तुमको पूछेगा भी नहीं अगले दिन। कई जगह ऐसा करना होता है, आपने कोई चीज बना ली, डाटा वाटा कैलकुलेट हो गया, फॉर्मूले हटाने होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं सेल की वैल्यू को उड़ा दोगे आप, वैल्यू वहीं रहने दो, फॉर्मूला गायब कर दो। अब यहां से फॉर्मूला कैसे गायब होगा? सिलेक्ट द सेल्स, यही करना है। यहां से आप इसे करेंगे कॉपी, ये हो गया पूरा कॉपी, और इसके बाद पेस्ट स्पेशल में जाके पेस्ट एज अ वैल्यू कर दोगे, तो वैल्यू पेस्ट हो जाएंगी, फॉर्मूला खत्म। देख लो फॉर्मूला नहीं है अब किसी के ऊपर भी। अब जब यहां फॉर्मूला ही नहीं है तो मैं कुछ भी करूं कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। तो यहां अब हमें एक चीज पता लग गई कि एक्सेल में प्रैक्टिस करने के लिए जो आपके पास डमी नंबर्स हो सकते हैं ऐसे जनरेट कर लिया करो, और फिर अपना जो जुगाड़ पानी है प्रैक्टिस करने का वो कर लिया। ठीक है, अब करेंगे इस पे हम प्रैक्टिस। अब मैं यहां पर आपको रिलेटिव रेफरेंस के बारे में बता रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करता है। तो मैंने यहां पर रेफरेंस उठाया B3 नाम के सेल का। या तो मैं खुद से टाइप कर लूं, बात वही है, वही सिलेक्ट होगा, या फिर आप माउस ले जाके क्लिक कर दो, बात एक होती है। B3 आया। अब ये जो B3 लिखा हुआ है ये रिलेटिव रेफरेंस की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि रिलेटिव रेफरेंस ऐसे ही लगाया जाता है। एंटर करेंगे तो वो वैल्यू यहां कनेक्ट हो जाएगी, 36 वहां है तो 36 यहां पे आ जाएगा। अब ये वैल्यू कनेक्ट नहीं हुई, एक्चुअली सेल कनेक्ट है। अगर मेरे सेल में कुछ भी बदलाव हुआ उसका सीधा असर आपको आपके आउटपुट वाले सेल में दिखेगा। ये देखिए, चाहे कुछ मर्जी डालो आप, वो दिखेगा। अगर आप उस सेल में कुछ नहीं डालते हैं तो एक्सेल उसको जीरो मानता है। इफ यू डिलीट इट, इट विल बी जीरो। कुछ भी डाले आप। अब ये बात तो तय हो गई कि सेल कनेक्टेड है। फिर मैंने आपको कहा था कि रिलेटिव रेफरेंस में क्या होता है कि जिस सेल में आप वो रेफरेंस यूज करते हैं, अगर उस सेल को मूव करोगे तो जहां से रेफरेंस लिया था वो भी मूव करेगा। इस चीज को समझते हैं। अगर मैंने इस सेल को पकड़ के ऐसे मूव किया तो वो रेफरेंस मूव होगा, देखिए क्या आ जाएगा, 25 और 28। समझे? अगर मैं इसको नीचे मूव करूंगा तो देखिए क्या आएगा, समझ जाओ आप, बगल की वैल्यू मूव होंगी। जितने पॉइंट पे मूव करोगे उतने पॉइंट पे मूव होता है। मूव का अर्थ ये नहीं होता कि ऐसे ही ड्रैग करना होता है। एक्चुअली जब आप ऐसे ड्रैग करते हो तो एक्चुअली ये कॉपी होता है। क्या होता है? कॉपी होता है। मूव होने से ये नहीं कि वो कॉपी हो रहा होता है, एक सीक्वेंस कॉपी हो रहा होता है। यानी कि अगर मैंने इसे कॉपी किया और यहां पर पेस्ट कर दिया तो 78 कभी कॉपी हुआ ही नहीं था, रेफरेंस कॉपी हुआ था। इसका मतलब जब मैं यहां पेस्ट करूंगा तो इसका उत्तर 25 आएगा, क्योंकि रेफरेंस कॉपी हुआ है और वो रिलेटिव रेफरेंस है। रिलेटिव रेफरेंस कहता है कि जहां से रेफरेंस उठाया है जितने पॉइंट वो बढ़ेगा वो भी बढ़ेगा। अब मैं एक कॉलम आगे जा रहा हूं तो 25 आएगा, अब मैं दो कॉलम आगे जा रहा हूं तो 65 आएगा यहां पे। अगर मैं यहां से एक कॉलम नीचे आ जाऊं तो 15 आएगा, 79 आएगा। ट्राई करिए, ये देखिए आप जिस जिस दिशा में आगे की तरफ बढ़ेंगे उसी उसी दिशा में आपका जो रेफरेंस है वो हरकत करेगा। इसी कॉन्सेप्ट को रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अब हम क्या करते हैं, एक शीट और बना लेते हैं जिसमें मैं आप लोगों को दूसरा वाला रेफरेंस बताने वाला हूं। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं। अब सेकंड टाइप ऑफ द रेफरेंस जिसकी हम बात करेंगे उसका नाम होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस को लिखने का तरीका क्या होता है, आप लगाएं इक्वल टू, कॉलम और रो को स्टार्ट करने से पहले इनके आगे डॉलर का साइन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस रेफरेंस को रिलेटिव रेफरेंस ना बोलकर एब्सोल्यूट रेफरेंस कहा जाता है। और एब्सोल्यूट चीज आप जानते होंगे,
जो बदलती नहीं है, जो एब्सोल्यूट रहती है, जो फिक्स रहती है। अब ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा देखो, एक लाइन में बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे काम करता है, फिर उसको प्रैक्टिकली देखेंगे। एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या होता है कि जिस सेल में आप एब्सोल्यूट रेफरेंस लेते हैं, अगर उस सेल को मूव करते हैं तो उसका रेफरेंस कनेक्टेड वाला सेल मूव नहीं होता, क्योंकि वो फिक्स हो जाता है, एब्सोल्यूट हो जाता है, वो चेंज नहीं होता। तो इसका तात्पर्य, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर ये सेल मैंने लिया और इसको मैंने दोनों तरफ से लॉक कर दिया, डॉलर लगा दिया, और जब हम एंटर करेंगे तो सेल तो कनेक्ट होगा, यानी 78 आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप कोई भी वैल्यू लिखेंगे वो रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन अगर इस सेल को मैंने मूव किया तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये वैल्यू हमेशा 12 ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी आपको। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम एब्सोल्यूट रेफरेंस के नाम से जानते हैं। एक्सेल के किसी सेल की वैल्यू आप उठाना तो चाहते हो, लेकिन फिक्स करके, जब आप अपने फॉर्मूले को कहीं इधर उधर करो तो वो चेंज ना हो, तब इसकी जरूरत पड़ेगी। इसकी जरूरत हमें कई बार पड़ेगी। बड़े बड़े डेटा सेट पे आपको फॉर्मूले निकालने के लिए, लगाने के लिए कहा जाएगा, और जब आप एक सेल में कोई फॉर्मूला लगाओगे तो उस फॉर्मूले को ड्रैग करके नीचे तक भी लोगे, ड्रैग करके नीचे तक भी लोगे बाकी डाटा का उत्तर निकालने के लिए। तो जो रेफरेंस आपने किसी डाटा सेट में दिया होगा तो डाटा चेंज होकर नीचे आ जाएगा और गलत आउटपुट दिखेगा। तो ऐसे केस में हमें उस पूरे डाटा का रेफरेंस लॉक करना पड़ेगा, ताकि फॉर्मूले को मैं किधर भी मूव करूं मेरा डाटा सेट का रेफरेंस हिले ना। तो ऐसे केस में हमें जरूरत पड़ सकती है, तो वहां पर ये काम आएगा। अब हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट आता है, थर्ड टाइप ऑफ द रेफरेंस, जिसका नाम होता है मिक्स्ड रेफरेंस। मिक्स्ड रेफरेंस में क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, मिला जुला, जिसमें दोनों तरह का रेफरेंस आपको दे दिया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिखा $4, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं $D4। तो अगर मैं पहली वाली इक्वेशन की बात करूं, तो पहली वाली इक्वेशन में जो कॉलम है वो रिलेटिव है और जो रो है वो एब्सोल्यूट है, और जो चीज एब्सोल्यूट होती है वो मूव नहीं करती। अगर इस सेल को पकड़ के मैं रो की डायरेक्शन में खींच दूंगा तो डाटा में चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि वो लॉक है। लेकिन अगर इसी वाले रेफरेंस को पकड़कर हमने कॉलम में अगर मूव कर दिया तो वो बदलाव दिखाएगा, आपको चेंजेस होते हुए दिखाएगा। ऐसे ही वाइस वर्सा नीचे वाला सेल वर्क करेगा आपका। अब इसको सिस्टम पे समझते हैं, इसी का डुप्लीकेट निकालते हैं। इस जगह पर मैंने ये सेल किया ब्लॉक, और इसमें मैंने मिक्स रेफरेंस लगा दिया, आपके सामने है। इसके अंदर अगर देखें तो मैंने कॉलम को लॉक नहीं किया है, रो को लॉक किया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि रो लॉक होने की वजह से रो का डेटा चेंज नहीं होगा, लेकिन कॉलम लॉक ना होने की वजह से कॉलम रिएक्ट करेगा और डेटा को चेंज करेगा। इसी सिनेरियो को अगर बदल दें, हम उल्टा कर दें, और मैं यहां पर इस तरीके से इसे कर दूं, यानी कॉलम को इस बार मैंने लॉक किया है, रो को नहीं किया है, तो कॉलम लॉक होने की वजह से कॉलम की डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन रो की डायरेक्शन में चेंजेस स्वाभाविक होंगे। तो ये थे आपके रेफरेंस के मेन कॉन्सेप्ट। नाउ द लास्ट रेफरेंस बट नॉट द लीस्ट, दैट इज कॉल्ड 3D रेफरेंस। चौथा रेफरेंस, आखिरी रेफरेंस होता है, जिसको हम 3D रेफरेंस के नाम से जानते हैं। नाम 3D है, ऐसा कुछ 3D जैसा नहीं दिखेगा, नाम ही 3D। तो 3D रेफरेंस में पता है क्या होता है, इसमें कब हम कैसे यूज करते हैं, इसका तरीका ये होता है, इसमें सबसे पहले आपको शीट का नाम दिखाई देगा हमेशा, फिर सीट में एंटर होने के लिए साइन, और उसके बाद आपको रेफरेंस देखने को मिलेगा, और वो रेफरेंस रिलेटिव, मिक्स, कैसा भी हो सकता है। इस तरीके से कहीं शीट में कुछ दिखाई दे तो समझ जाना ये 3D रेफरेंस है। अब 3D रेफरेंस क्या करता है ना, वो जो सेल कनेक्ट होते हैं वो सेल एक शीट में नहीं होते, वो डिफरेंट डिफरेंट शीट्स पे होते हैं। ठीक है, वो जो सेल कनेक्टेड है, अगर इस तरह का रेफरेंस आप देखो तो आपको समझना है कि यहां जो सेल कनेक्ट हुआ है वो सेल इस करंट शीट में नहीं है, वो किसी और शीट से आ रहा है, तभी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। अब मान लो ये डाटा हमारा इस शीट पे पड़ा हुआ है, इस शीट का नाम मैं रख देता हूं डेटा, और यहां पर लगाएंगे हम एक 3D रेफरेंस। अब इसमें काम समझना क्या करना है, यहां पर हमारे पास ये जो स्कोर है ये कुछ बच्चों का स्कोर है, बच्चों के नाम लिख देते हैं।
ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, मैंने रख दिया, ऐसे नाम रख दिया सिंपल। अब मैं इसको थोड़ा सा बीच में लेता हूं सेंट्रलाइज करके। अब ये जो बच्चों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये जो बच्चों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, हमें इन बच्चों का टोटल करने के लिए कहा गया कि इन बच्चों का मार्क्स जो भी है इनका टोटल करो। लेकिन टोटल हमको इस वाली शीट पे करना है, इस शीट पे करना है टोटल। ठीक है, तो यहां पर मैंने बच्चों के नाम उठा लिए और यहाँ पे टोटल करने को कहा गया। तो बच्चों के नाम तो मैं वहां से कॉपी करके ले आया। अब टोटल कैसे करें फाइनल? तो सबसे पहले मैं आपको रेफरेंस कनेक्ट करना बताता हूं, फिर टोटल, या फिर डायरेक्ट भी आप सीख सकते हैं। टोटल निकालने के लिए फॉर्मूला सम होता है। ठीक है, जो भी आप फॉर्मूला है, जो भी कुछ आप टाइप करते हैं, वो फॉर्मूले बार में ऊपर देखने को मिलता है। तो डोंट बी पैनिक, किए गायब हो जाएगा। आपको अपना पॉइंटर यहां रख के काम चालू रखना है। अब आप जैसे ही इस शीट पर क्लिक करोगे, तो डाटा यहां से उठाना है, तो जैसे आप इस शीट पर क्लिक करोगे तो ध्यान से देखना, आप डाटा दूसरी शीट से उठा रहे हो, इसलिए यहां पर आपको शीट का नाम देखने को मिलेगा, जो 3D रेफरेंस का मेन काम है। देखना वहां पर डेटा और एक्सक्लेमेशन का साइन आ जाएगा, ऊपर की तरफ फोकस कीजिएगा। मैंने डाटा सिलेक्ट किया, ऊपर देखिए वहां क्या आया, पहुंच गया हम यहां पे, हो गया रेफरेंस कनेक्ट। अब यहां जो डाटा मेरे को चाहिए वो उठा लिया, ये देखो उठा लिया डाटा। अब ये जो डाटा मैंने उठाए रिलेटिव में रखूंगा मैं, कारण क्योंकि मुझे ड्रैग करके बाकी बच्चों का डाटा भी चाहिए, और रिलेटिव रखने से क्या होगा, रेफरेंस मूव करेगा ना। अगर मैं अपने फॉर्मूले को मूव करूंगा तो वही तो चाहिए हमें, तो इसको मैं लॉक नहीं करूंगा, ऐसे ही चलने दूंगा, और अपना फॉर्मूला हम यहां क्लोज कर देंगे। अब अगर हम एंटर मारते हैं तो दूसरी शीट में मुझे टोटल देखने को मिलेगा, वी गॉट अ टोटल। अब ये टोटल बाकी सब बच्चों का भी चाहिए, आप ड्रैग कर दो, क्योंकि वो रिलेटिव था ना रेफरेंस, काम करेगा, इट विल वर्क। बच्चों का वहां आपका इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, यहां पे टोटल जनरेट हो रहा है। अब ये डायनेमिक होता है पूरा, अगर मैं यहां पर कोई चेंज करूंगा, बदलाव करूंगा, तो बदलेगा वहां नंबर, क्योंकि मैंने आपको एक बात कही थी, एक्सेल की शीट में अगर आप कोई काम करते हो, आपके एक्सेल की कहीं पर भी कोई फॉर्मूला लगा हुआ है, वो सारे एग्जीक्यूट होते हैं। अगर वो फॉर्मूले सारे एग्जीक्यूट होते हैं तो सम नाम का फॉर्मूला फिर से फायर हुआ होगा, तो इसका मतलब उसने इस बार नया डाटा उठाया है, तो वैल्यू बदल चुकी होगी, वहां पर 165 नहीं मिलेगा, कुछ और ही मिलेगा। मैंने 9 नंबर वहां बढ़ाए थे, 12 और 9 21, और 165 में 9 जोड़ोगे तो 174 हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट को 3D रेफरेंस कहते हैं। तो यहां पर आपका रेफरेंस का जो अध्याय था वो समाप्त होता है। अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगा यहां पर, जिसका नाम होता है नेमिंग, और ये भी बहुत काम का है। आगे चलकर अब आपके शुरू होंगे अगले सेशन से फॉर्मूले, क्या स्टार्ट होंगे, फॉर्मूले। और ये रेफरेंस बताना बहुत जरूरी है, कोई भी फॉर्मूला बिना रेफरेंस के काम नहीं करता। कोई भी फॉर्मूला, अगर आप उसको कोई डेटा दे रहे हो, तो बिना रेफरेंस के वो फॉर्मूला काम नहीं करता, इसलिए रेफरेंस का सटीक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब जो रेफरेंस आपने पढ़ा है, इस पे आपकी मेहनत कितनी रंग लाती है वो आपकी प्रैक्टिस डिसाइड करती है। हमने बता दिया, काम फिनिश हो गया। अब वो आपकी प्रैक्टिस डिसाइड करती है कि आपने कितनी मेहनत करके इसको समझा है। समझ गए बात? अब यहां पर मैं आपको जो डिफाइन नेम समझा रहा हूं वो देखिए क्या होता है। देखो ये पूरा डाटा सेट है, मुझे इस पूरे डाटा सेट पे कभी भविष्य में काम करने को मौका मिला, तो मान लो मुझे इन सबका टोटल करना है, तो मुझे फॉर्मूला लगाना होगा सम, और ये पूरा डाटा सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर नाम तो है नहीं, डाटा सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन इट गिव मी द आंसर। अब अगर आप किसी पर्टिकुलर दूसरी शीट पे हो और आपको वही डाटा यूज करना है किसी भी कैलकुलेशन में, तो मुझे फिर से उस डाटा को यूज करने के लिए वहां जाना पड़ेगा और उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है आगे आगे। इसको समझिए, इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, आपको शीट 1 में कोई डाटा सेट मिला हुआ है, और शीट 25 पे उस डाटा सेट से कोई वैल्यू निकालनी है। 4-5 शीट घुमाने में तो हाथ थर थर होने लगते हैं, और 25 शीट पर आप जाओगे ना, वैसी ही हालत खराब हो जाएगी उसको ढूंढने में, फॉर्मूला ढूंढने में, क्योंकि रेफरेंस चेंज होता रहेगा, फॉर्मूले में गड़बड़ हो जाएगा आपका। तो बहुत कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि जब हम इंडस्ट्री लेवल पे काम करते हैं तो मैनेजर वेट नहीं करता कि आधे घंटे के बाद फाइल भेजोगे। मेरी आंसर विद इन 5 मिनट्स, आपको फाइल दी थी, और वो जो आप डाटा भी गए थे ना आधे घंटे में, तो वो एक फाइल नहीं दे रहे होंगे, 25 फाइल होंगी, एंड विद इन 30 मिनट्स 40 मिनट्स आपको सारा डाटा कंपाइल करके देना होगा। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे, टाइम मैनेजमेंट। इसी प्रोसेस के लिए डेटा एनालिटिक्स सीखते हैं, थोड़ा हाथ स्पीड बढ़ाने के लिए, कॉन्सेप्ट उसी लिए यहाँ पर रखे जाते हैं।
तो यहाँ पर डिफाइन नेम का क्या यूज होता है, आप जब इस पूरे कोर्स को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको चीजें बताई जाती है। अब चीजों का सही इस्तेमाल वही कर पाता है जिसका आईक्यू थोड़ा स्ट्रांग होता है। और किसी भी इंडस्ट्री में ट्रेनिंग देने से पहले या किसी कोर्स को करवाने से पहले एक एग्जामिनेशन टेस्ट लिया जाता है आपका, जिसको आप एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं। उसमें वही आईक्यू चेक किया जाता है। समझे बात? आपका अगर किसी इंडस्ट्री में एमआईएस का भी एग्जाम होगा तो आपके फलाना क्वेश्चन करके आईक्यू टेस्ट करेंगे पहले। उसमें यही लिखा होगा, राम के बेटे के फूफा का लड़का आपका क्या लगा, है ना। एक टेबल पे बिल्ली बैठा दी, एक पे नीचे कछुआ रख दिया, कछुए से बिल्ली के सर की ऊंचाई 170 फीट है। अब उल्टा कर दिया, कछुए को ऊपर बैठा दिया, बिल्ली को नीचे बैठा दिया, अब इसके सर की फीट की ऊंचाई 130 फीट है। बताइए टेबल कितनी हाइट की है? भैया इससे क्या करना है, इससे कौन सी शीट बनवानी है? व्हाई दे वांट, दे जस्ट चेक योर आईक्यू, हाउ दे थिंक, हाउ यू प्रोसेस। अगर आपके पास आईक्यू होगा, आपके पास प्रोसेसिंग पावर अच्छी होगी, तो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप वो कर पाएंगे जो एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता। समझ में आ रही है मेरी बातें क्या कह रहा हूं? इसीलिए वो आईक्यू टेस्ट रखे जाते हैं। लेकिन जब हम किसी इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे जाते हैं तो टेस्टिंग नहीं होती है वहां पर, और फिर बच्चे को स्टक करना पड़ता है, काफी मेहनत भी लगती है। होती है पार मंजिल, लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत ज्यादा है। और जब एंट्रेंस टेस्ट होते हैं तो उसको मेहनत ना करनी पड़े, वो पहले ही बता देते हैं, भैया तुम अभी क्लियर नहीं करे हो, थोड़ी और मेहनत करके आओ, तब आपको ट्रेनिंग देंगे। होता है कि नहीं होता? आइडिया लग जाता है उसको। अगर वो बिना उसके जाएगा ना, वो वहां बहुत प्रॉब्लम में फंसेगा। अभी मैसेज क्लियर हो गया आपको? अभी डिफाइंड नेम समझिए। इसलिए ट्रेनिंग में कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्सेप्ट समझो कैसे यूज होंगे, वो आईक्यू बता देता है जबरदस्त तरीके से, हाउ टू यूटिलाइज। अब देखो ये डाटा है, अब मेरे को बार बार इसका रेफरेंस देना पड़ रहा है। आसान तरीका, क्यों ना इसको सिलेक्ट करके इसको नाम दे दूं। कभी भी इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा, नाम से बुलाऊंगा। तो नाम फॉर्मूले में जाके यहां से दिया जाता है डिफाइंड नेम से। आप यहां पे क्लिक करो, आप इसको जो मन करे वो नाम दे दो। तो मैंने इसको नाम दे दिया माई डेटा, नाम दे दिया हमने माई डेटा। ओके करो, बस नाम आ गया। अब मान लो आप फलाना शीट पे हो और आपको उस डाटा की दरकार है। आपको उस पूरे डाटा सेट में से उस नंबर का पता करना है जो नंबर सबसे बड़ा है। कोई बात नहीं, फॉर्मूला लगाएंगे मैक्स। अब मैं डाटा सिलेक्ट करने नहीं जाऊंगा, मैं लिखूंगा माई डेटा, वो आ गया, ये रहा आंसर। मेरे को टोटल करना है, थोड़ी देर पहले टोटल 2911 आया था। और आप किसी भी नंबर की शीट पे हो, आप सीधा अपना फॉर्मूला लगाएं और उस डाटा का इस्तेमाल करें। अब इंडस्ट्री में कहीं काम कर रहे हो, शीट 1 पे डाटा पड़ा हुआ है, शीट 25 पे काम करना है, तो डाटा 1 पे आने की जरूरत नहीं है। अपना सीधा शीट 25 पे गए, रेफरेंस वगैरह आपने दे रखे हैं ना, नाम लिख दो, बस आपका डाटा इस्तेमाल हो जाएगा। अब आप इसको देखो रन करके, कितना आ रहा है? 29,000। कल को जो रेफरेंस आपने दिया है, अगर आप ये रेफरेंस डिलीट करना चाहते हैं, इस रेफरेंस को बदलना चाहते हैं, इसका नाम बदलना चाहते हैं, तो वो सारे के सारे नाम नेम मैनेजर में मिलते हैं। आप किसी को भी सिलेक्ट करके एडिट कर सकते हो। नाम बदलना है नाम बदलो, रेफरेंस बदलना है रेफरेंस बदलो। इट इज योर ड्यूटी। कल को डिलीट करना है आपको, आप परेशान हो गए, बहुत सारे नाम हो गए हैं, आप हटाना चाहते हो, नेम मैनेजर पे जाओ और यहां से डिलीट करो। लेकिन जैसे ही आपने ये डिलीट कर दिया, ये जो भी नाम आप रेफरेंस से निकाल के लाए हो वो गलत हो जाएगी, क्योंकि वहां कभी आपने रेफरेंस दिया ही नहीं था, आपने नाम लिखा था। अब ऐसा कोई नाम ही एग्जिस्ट नहीं करता एक्सेल में, तो वो एरर दे देगा। देखो सिलेक्ट किया, डिलीट, वो कह रहा है, चेतावनी दे रहा है, आर यू श्योर? यस आई एम श्योर, भरोसा है, डिलीट कर दिया, गया। ये नहीं बदला,